हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल अपने प्रीवियस लेक्चर में 14 चैप्टर को स्टार्ट किया था सेंटर स्टेट रिलेशंस। और स्टूडेंट इसमें आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। स्टूडेंट, जब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेंटर स्टेट रिलेशन को स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन है उसको 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें सबसे पहले हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस और सेकंड कैटेगरी है सेंटर और स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, और जो थर्ड कैटेगरी ऑफ रिलेशन है सेंटर और स्टेट के बीच में वो है फाइनेंशियल रिलेशनशिप। और स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है, बेसिकली लेजिस्लेटिव रिलेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं उनको मेंशन किया गया है और इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में एलेबोरेट किया गया है। स्टूडेंट, इसके बाद हमने देखा था कि जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है सेंटर और स्टेट के बीच में उनको फोर बेसिकली जो एस्पेक्ट्स हैं इनके बेसिस पर उनको कैटेगराइज किया था, जिसमें कि टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिस्क्राइब किया था, पूरा उसका एनालिसिस किया था। स्टूडेंट, आज अपने इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स हैं उनका किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। स्टूडेंट, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स है इसमें क्या है, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का सेंटर और स्टेट के बीच में वो 7th शेड्यूल में दिया गया है। और इसमें जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स हैं सेंटर और स्टेट के बीच में उनका 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स है स्टूडेंट कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके बीच में जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि स्टूडेंट, सबसे पहला जो लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट, दूसरी जो कि फर्स्ट लिस्ट कहलाती है, और दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट, और उसके बाद जो थर्ड लिस्ट है वो कहलाती है कंकरेंट लिस्ट। और इन तीनों लिस्ट में ही हमारे जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं उनको दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको डिस्क्राइब किया गया है इन तीनों लिस्ट में, जिसमें सबसे पहले है यूनियन लिस्ट, दूसरी नंबर में आती है स्टेट लिस्ट और थर्ड नंबर में आती है कंकरेंट लिस्ट। ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं। स्टूडेंट, इसी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। और ये जो तीनों लिस्ट हैं इनमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया है। स्टूडेंट, जो हमारी पार्लियामेंट है उसको इस चीज़ का राइट होता है कि जो हमारे यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उन पर वो अपने लॉज का फॉर्मेशन कर सकती है। जो भी यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, जिसे कि लिस्ट फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, उस पर जो भी लॉज हैं वो पार्लियामेंट इस चीज़ के लिए ऑथराइज होती है कि यूनियन लिस्ट में अगर कोई भी एक्ट बनाया जाना है, कोई भी लॉ का फॉर्मेशन किया जाना है तो वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। स्टूडेंट, अगर हम सबसे पहले जो ये सेंटर और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है अगर इसको समझें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का उसमें जो पहली लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट। और इस यूनियन लिस्ट में जो लॉज बनाने की अथॉरिटी दी गई है वो पार्लियामेंट को दी गई है। और स्टूडेंट, जो ये यूनियन लिस्ट है इसमें प्रेजेंटली 98 सब्जेक्ट्स हैं और ओरिजिनली इसमें पहले कितने सब्जेक्ट्स थे, 97 सब्जेक्ट्स थे। स्टूडेंट, जो यूनियन लिस्ट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट लिस्ट मानी जाती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसमें ऐसे ही सब्जेक्ट को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऐसे सब्जेक्ट को ही इसमें
इंक्लूड किया जाता है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, नेशनल सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं और नेशनल इंटीग्रिटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसे सभी मैटर्स को यूनियन लिस्ट में डाला जाता है। और स्टूडेंट, जिनको यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, ऐसे सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि इन पर जो लॉज बनाने का जो राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, पार्लियामेंट को दिया गया है। और प्रेजेंट टाइम में यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट्स आते हैं। स्टूडेंट, अगर हम यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें आता है डिफेंस से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो उस पर जो लॉज बनाने का राइट होगा वो पार्लियामेंट के पास होगा। अगर बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी लॉ का फॉर्मेशन किया जाना है तो उसको पार्लियामेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चेंज किया जा सकता है। और स्टूडेंट, जो फॉरेन अफेयर से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो उस पर भी लॉ का फॉर्मेशन यूनियन लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है। और ऐसे ही अगर हम करेंसी की बात करते हैं, करेंसी के मैटर में अगर किसी भी लॉ को बनाना है तो वो भी यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। और एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस और कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, एटॉमिक एनर्जी के लिए कोई भी पॉलिसी लाई जानी है नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को देखते हुए तो वो भी यूनियन लिस्ट में ही आता है। और इस पर अगर किसी भी लॉ को बनाने का राइट है तो वो पार्लियामेंट को दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ऐसे ही स्टूडेंट, इंश्योरेंस भी यूनियन लिस्ट में आता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। जैसे कि स्टूडेंट, कम्युनिकेशन में जो भी, जैसे भी हमारी टेलीकम्युनिकेशन है या फिर जो भी स्पेक्ट्रम का एलोकेशन होता है वो ये जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन का, इसमें किसको कितना स्पेक्ट्रम दिया जाना है टेलीकम्युनिकेशन के लिए या फिर अदर कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है, स्पेक्ट्रम को कितना किसको अलॉट किया जाना है, तो ये सब भी यूनियन लिस्ट के अंदर ही आता है। और इस पर जो लॉज बनाने की जो अथॉरिटी है वो हमारी पार्लियामेंट के पास है। स्टूडेंट, अगर इंटर स्टेट ट्रेड, अगर क्या हो किसी ट्रेड में एक से ज़्यादा स्टेट क्या हो इन्वॉल्व हो तो उस पर भी अगर लॉज बनाने की जो अथॉरिटी है वो किसके पास होगी, वो यूनियन गवर्नमेंट के पास होगी, यानी पार्लियामेंट के पास होगी। नेक्स्ट है कॉमर्स। अगर कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो उस पर भी यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होती है, यूनियन गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट। स्टूडेंट, हम यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या यहाँ पर मैं पार्लियामेंट टर्म को एक उसमें इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट, जो पार्लियामेंट है उसमें भी वही लोग बेसिकली जो मेजॉरिटी में बैठे होते हैं, लोकसभा में बैठे होते हैं, उस पर जो भी लॉज का फॉर्मेशन किया जाता है उसके लिए कौन लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि उस टाइम पर क्या है, प्रिवेलिंग पार्टी है, जो मेजॉरिटी पार्टी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसके लोग हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो सब क्या हैं, किसी भी लेजिस्लेटिव एक्शंस को बनाने के लिए भी, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए क्या है, उनसे ही पार्लियामेंट बेसिकली उनकी मेजॉरिटी को देखते ही पार्लियामेंट में उनकी काफ़ी डोमिनेंस होती है। इसीलिए क्या है, ये कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट है वो उसके द्वारा लॉज को बनाया जा सकता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनके लिए यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वही लोग आते हैं जो कि कैबिनेट में है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उनकी क्या है, मेजॉरिटी को देखते हुए ही ऐसा कहा जा रहा है कि वो लोग जो भी चाहेंगे उसी में कानून को बनाया जाएगा। स्टूडेंट, अगर सेंसस से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है या ऑडिट से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो उस पर भी जो लॉज बनाने की जो अथॉरिटी होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है। और पार्लियामेंट के पास इस चीज़ के लिए एक्सक्लूसिव पावर है कि वो इन सभी यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट में अपने लॉज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये तो हमने पढ़ा कि 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का किया गया था सेंटर और स्टेट के बीच में, इसमें से हमने सबसे पहले यूनियन लिस्ट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद जो दूसरी लिस्ट आती है जिसमें कि क्या है, लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वो है स्टेट लिस्ट। स्टूडेंट, जो स्टेट लिस्ट है उस पर जो भी
लॉज बनाने की जो अथॉरिटी होती है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास होती है। जब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास इस चीज़ की एक्सक्लूसिव पावर होती है कि ऐसे सभी मैटर्स जो कि स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं, जो कि लिस्ट सेकंड में दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड मैटर्स में स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी लॉ को बना सकती है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात की जा रही है यहाँ पर। स्टूडेंट, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस का मीन्स ये है कि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है। स्टूडेंट, जो ये स्टेट लिस्ट है इसमें प्रेजेंटली 59 सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, जबकि ओरिजिनली इसमें कितने सब्जेक्ट से? ओरिजिनली इसमें 66 सब्जेक्ट से, जो कि ज़्यादा थे। उसमें से क्या किया गया, कुछ सब्जेक्ट को हटा दिया गया, उनको या तो कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया उनकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए, या फिर उनको जो यूनियन लिस्ट है उसमें उनको डाल दिया गया। और प्रेजेंटली हमारी जो स्टेट लिस्ट हैं उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? उसमें 59 सब्जेक्ट्स हैं। स्टूडेंट, ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो भी कुछ बेसिकली जो नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड या कुछ जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं उन पर अगर कोई भी अपना लॉ का फॉर्मेशन करना चाहती है तो उनको भी अपने जुरिस्डिक्शन में कुछ इम्पोर्टेंट मैटर्स को लेना चाहती है, तो उसके लिए स्टेट सब्जेक्ट से कुछ सब्जेक्ट्स को हटा दिया गया और उनको कंकरेंट लिस्ट या जो हमारी यूनियन लिस्ट है उसमें कंसीडर कर लिया गया। स्टूडेंट, अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट में आते हैं पब्लिक ऑर्डर। स्टेट में जो भी पब्लिक ऑर्डर का मेंटेनेंस है वो उससे रिलेटेड जो भी लॉज को बनाने की जो अथॉरिटी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। अगर जो पुलिस है, पुलिस भी क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन स्टूडेंट, इसमें क्या है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एक अकेला ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पर कि जो पुलिस है वो क्या है, वो सेंटर के हाथ में होती है, जबकि स्टूडेंट जो पुलिस है वैसे ये क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। जो पुलिस का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही देखा जाता है। लेकिन जो दिल्ली की पुलिस है वहाँ पर सेंट्रल का कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट इसमें मैटर आता है जो कि स्टेट लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, वो है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने स्टेट में पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए या सैनिटेशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर किसी भी लॉज का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और ऐसे ही एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है वो भी स्टेट लिस्ट में आता है। प्रिजन्स जो हैं स्टेट के वो सभी स्टेट लिस्ट में आते हैं। और वहाँ की जो भी लोकल गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड जो भी लॉज का फॉर्मेशन किया जाना है उसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर को नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एक्सक्लूसिव पावर दी गई है। और स्टूडेंट, ऐसे ही जो फिशरीज़ है, जो भी मार्केट्स हैं, थिएटर्स हैं और जो गैम्बलिंग है, इस पर भी स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है कि इन सब सब्जेक्ट्स पर वो लॉज का फॉर्मेशन कर सकती है। और ये सभी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आते हैं। और प्रेजेंट में स्टेट लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? प्रेजेंट में स्टेट लिस्ट में टोटल 59 सब्जेक्ट हैं और ओरिजिनली ये 66 सब्जेक्ट्स है। स्टूडेंट, इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ लिस्ट आती है जिसमें कि लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने किया है, इन तीनों लिस्टों को हम पढ़ते हैं। जो लिस्ट फर्स्ट है वो कहलाती है यूनियन लिस्ट, जिसमें कि जो पूरी अथॉरिटी है लॉज को बनाने की वो है पार्लियामेंट के पास। ऐसे ही स्टूडेंट, जो सेकंड कैटेगरी हमने पढ़ी जिसे लिस्ट सेकंड कहा गया, वो कहलाती है स्टेट लिस्ट, जिसमें कि जो अथॉरिटी है लॉज को बनाने की वो स्टेट लेजिस्लेचर को दी गई है। स्टूडेंट, थर्ड जो लिस्ट आती है वो कहलाती है कंकरेंट लिस्ट। और स्टूडेंट, जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें अगर लॉज को बनाना है तो उसकी जो लॉ मेकिंग पावर है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को ही दी गई है। अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है तो उसमें जो रूल बनाना है, उससे रिलेटेड जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनसे रिलेटेड किसी भी लॉज का फॉर्मेशन किया जाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए पार्लियामेंट
और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा दोनों को ही पावर है कि दोनों ही उसमें लॉज का फॉर्मेशन कर सकती हैं। ऐसा सब्जेक्ट जो कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता हो। स्टूडेंट, जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें प्रेजेंटली 52 सब्जेक्ट्स हैं, जबकि ओरिजिनली इसमें कितने सब्जेक्ट्स थे? ओरिजिनली इसमें 47 सब्जेक्ट्स थे। स्टूडेंट, इसमें आप देख रहे हैं कि ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट्स थे जो कि कम थे, और अब प्रेजेंटली कितने हैं? 52 सब्जेक्ट्स हैं। यानी इनको इसमें क्या है, कुछ नए सब्जेक्ट्स को भी ऐड किया गया है कंकरेंट लिस्ट में। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कुछ ऐसे मैटर्स जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए हैं, या फिर कुछ क्या है, उनकी कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो कि क्या है, कंट्री वाइड इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको कंकरेंट लिस्ट में रख दिया जाता है या फिर उनको यूनियन लिस्ट में कंक्लूड कर दिया जाता है, ताकि उस पर जो पावर बनाने की जो अथॉरिटी है, उस पर जो लॉज को बनाने की जो पावर है, वो किसको मिल जाए? पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में भी उन सब्जेक्ट के द्वारा बनाए गए लॉज का फॉर्मेशन हो सके। स्टूडेंट, अगर हम ये जैसे कि जो ये सब्जेक्ट्स हैं जो कंकरेंट लिस्ट है, जिसमें कि मैंने अभी बताया कि इसमें जो भी लॉज का फॉर्मेशन है उसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर है, और जो पार्लियामेंट है वो भी इसमें क्या है, अपने लॉज का फॉर्मेशन कर सकती है इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में। तो देखते हैं कि जो क्या है, ये जो थर्ड लिस्ट है, जो कंकरेंट लिस्ट है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। इसमें आते हैं क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर आते हैं, और मैरिज एंड डाइवोर्स भी इसी में आता है। अगर इनसे रिलेटेड किसी भी लॉज का फॉर्मेशन किया जाना है तो इसमें पार्लियामेंट भी ऑथोराइज होती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी इनसे रिलेटेड लॉज का फॉर्मेशन कर सकती है। और ऐसे ही स्टूडेंट, जो पॉपुलेशन कंट्रोल है, जो फैमिली प्लानिंग है, इसमें भी स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों को ही अपने इस चीज़ की पावर है कि दोनों ही इसमें लॉज को बना सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ड्रग्स, न्यूज़पेपर, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ड्रग्स है, न्यूज़पेपर है, बुक्स है और प्रिंटिंग प्रेस है। इनसे रिलेटेड लॉज का फॉर्मेशन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के द्वारा किया जा सकता है। स्टेट भी इनसे रिलेटेड लॉज को बना सकती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी इनसे रिलेटेड लॉज का फॉर्मेशन कर सकती है। स्टूडेंट, कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं प्रेजेंट टाइम में? 52 सब्जेक्ट्स हैं, और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डाइवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ड्रग्स, न्यूज़पेपर, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस। ये क्या हैं? ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, और इनसे रिलेटेड जो लॉज का फॉर्मेशन किया जाना है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के द्वारा ही किया जा सकता है। स्टूडेंट, जब हम कंकरेंट लिस्ट की ही बात करते हैं तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट से कि जिनको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी स्टेट लिस्ट से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको वहाँ से हटा दिया जाता है और उनको या तो कंकरेंट लिस्ट में ऐड किया जाता है या फिर उनको यूनियन लिस्ट में ऐड किया जाता है। स्टूडेंट, कंकरेंट लिस्ट में इसलिए ऐड किया जाता है ताकि जो पार्लियामेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इन सब्जेक्ट्स पर अपना जुरिस्डिक्शन कर सके। इन सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉज का फॉर्मेशन पार्लियामेंट के द्वारा भी किया जा सके। स्टूडेंट, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 है, इसके थ्रू जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें 5 न्यू सब्जेक्ट्स को और ऐड किया गया। जैसे कि इसमें एजुकेशन को ऐड किया गया। अब जो एजुकेशन सब्जेक्ट है वो भी क्या है? कंकरेंट सब्जेक्ट है। फॉरेस्ट भी कंकरेंट में आते हैं। वेट्स एंड मीजर्स भी कंकरेंट जो लिस्ट है उसमें आते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स। स्टूडेंट, ये सब भी जो सब्जेक्ट है मीन्स कि एजुकेशन से रिलेटेड जो लॉज हैं वो अब
स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट गवर्नमेंट का मीन्स है कि जो लेजिस्लेटिव पावर है स्टेट गवर्नमेंट में वो किसके पास है, वो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर लेजिस्लेशन की पावर किसके पास है, वहाँ पर पार्लियामेंट की बात है, पार्लियामेंट के पास है वो पावर। तो स्टूडेंट ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिन पर पार्लियामेंट और साथ ही जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर हैं दोनों ही अपने लॉज का फॉर्मेशन कर सकती हैं। अब जो एजुकेशन है उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने लॉज को बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लॉज का फॉर्मेशन कर सकती है। जो फॉरेस्ट है, जो वेट्स एंड मेजर्स हैं, जो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उस पर भी जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है और जो हमारी पार्लियामेंट है दोनों ही क्या कर सकते हैं, इसमें अपने रूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसीलिए इनको अब क्या किया गया है, अब इनको किस में जोड़ा गया है, अब इनको कंकरेंट लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। और साथ ही स्टूडेंट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर जितने भी अदर कोर्ट्स हैं उनका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है कि किस तरीके से उनको एस्टेब्लिश किया जाना है, किस तरीके से उनको ऑर्गेनाइज किया जाना है, ये सब चीज़ें भी कंकरेंट लिस्ट के अंदर 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू इंक्लूड कर दी गई थी। और ये जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं इन सभी पर अब स्टेट लेजिस्लेचर के साथ साथ जो हमारी पार्लियामेंट है वो भी लॉ बनाने के लिए उसमें ऑथोराइज है। स्टूडेंट ये हमने तीनों जो लिस्ट थी उनको पढ़ा और इसमें हमने पढ़ा कि कौन से लिस्ट में किसके द्वारा जुरिस्डिक्शन किया जा सकता है, किसके पास कौन सी लिस्ट में के सब्जेक्ट्स के लिए जो लॉज को बनाने की पावर है, इसको हमने इसमें पढ़ा।